અને પછી हाँ છે ને हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं अभी। हाँ तो आप बता दो जो भी आपको बताना। माइक लो सब म्यूट कर देते हैं वरना फिर इश्यू होगा बेन का। हाँ इसमें हाँ सब इसमें म्यूट इसमें करते हैं। आप लोगों से उत्कर्ष भाई हाँ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग आप म्यूट कर लें, और अगर किसी को बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चन हो या कुछ बात करनी हो तो अपना रेज हैंड करेंगे सही और बात फिर है। हम उनके साथ डिस्कस करेंगे। श्योर श्योर। दूसरे को डिस्टरबेंस नहीं होगी इससे और हर एक आदमी को क्लियर सुनाई भी देगा। बराबर है? ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप सभी का बिल्कुल सर कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं आप चालू कर दो। भाई तो सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे साथ आज अपना कीमती वक्त निकाल के मिले हमसे, और हम पिछले 15 सालों से एक साथ काम कर रहे हैं और आपका आशीर्वाद हमें बहुत अच्छे से मिला है और आगे उम्मीद करता हूं ऐसे मिलता रहेगा। तो खास कर आज हम लोग इसलिए मिले हैं कि हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं, और हमारी तरफ से जो जानकारी आप लोगों को दी जानी चाहिए वो हम लोग देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका लाभ उठाएंगे, और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट होगी कि बिटवीन आपका कुछ सजेशंस हो तो जरूर आप दीजिए हमें, जिससे कि हमें और आगे कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी। मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, और सबसे पहले मैं हमारे जो एक गुजरात के इकलौते टेक्निकल गुरु बोल सकते हैं, और वैसे उनका दूसरा नाम साइकिल गुरु भी है। शायद आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पहले उनसे कभी मुलाकात नहीं की होगी, इसलिए हमने ये प्लान किया कि आपको उनसे डायरेक्टली मिलवाया जाए, क्योंकि आप अपने काम में बिजी होते हैं, वो अपने काम में होते हैं, तो हम आपस में हम लोग मिल नहीं पाते। मिस्टर परेश बावरिया जो कि हमारी कंपनी के एक फाउंडर डायरेक्टर हैं, जिन्होंने कि आईआईटी मुंबई से एमटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसके बाद उन्होंने अपना कैरियर अमेरिका में स्टार्ट किया था, लेकिन ऐसा हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि देश प्रेम के खातिर उन्होंने वहाँ पे काम करना कबूल नहीं किया और वापस अपने देश में आके हमारे साथ कुछ अच्छा करने का प्लान किया, जिसके लिए हम लोग उनके बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं। अभी आगे की कार्यवाही वो आपके साथ करेंगे और आपको सोलर पंप के बारे में विशेष जानकारी देंगे। मिस्टर परेश बावरिया सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप आए और अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर करें। धन्यवाद। Okay, thank you Harsh bhai for wonderful welcome, and હું આપણે ગુજરાતીમાં જ બધા છે, રાઈટ? તો આપણે ગુજરાતીમાં જ કરીએ તો ગુજરાતીમાં વધારે મજા આવશે, કારણ કે આપણી માતૃભાષા છે। હા, કોઈને ગુજરાતીમાં તકલીફ હોય તો હિન્દીમાં પણ આપણે કરી શકીએ। પરેશ સર ગુજરાતી હિન્દીમાં કર્યું સારું છે, ગુજરાતી એટલો આવડતું નથી। ઓકે, તો કોઈ વાત નહીં, ચલો હિન્દી ગુજરાતી મિક્સ કરશી, જેને ગુજરાતી સમજે, હિન્દી વાળાને ગુજરાતી સમજે બોલીશ, અધરવાઇઝ મોસ્ટલી આપણું હિન્દીમાં રાખીએ। ઓકે, તો સરસ આ અરેન્જમેન્ટ આપણું થઈ ગયું છે આજે, ફોર્ચ્યુનેટલી કહો કે અનફોર્ચ્યુનેટલી કહો, અને મારા માટે તો એક બહુ હકીકતે કહેવાય કે બહુ સારો ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, કારણ કે ઘણા ટાઈમથી बहुत टाइम से हर्ष भाई पूरा अहमदाबाद का लुकआउट कर रहे थे। मेरे को बहुत सारे जो अपने फ्रेंड्स है पंप इंडस्ट्री के, उससे मिलने का मौका नहीं मिला। बहुत सारे लोगों को मैं पहचानता हूँ, बट काफी लोगों मतलब बहुत सारे मतलब कुछ लोगों को पहचानता हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पहचानता। तो आज मेरे को एक अच्छा मौका मिला कि आपके साथ बात करने का, एंड वही कि अभी सिचुएशन के हिसाब से अपने को कुछ अल्टीमेटली एक्चुअली ये सेमिनार हम लोग 1-to-1 प्लान किया था बेसिकली, कि वहाँ अहमदाबाद में मैं आऊँगा और वी विल हैव दिस सेमिनार इन वन सम या फिर कोई होटल में अच्छे से मिलके प्लान किया था। ऐसे ही एक हम लोग यहाँ पे राजकोट में भी कुछ टाइम पहले किया था, बट अनफॉर्चुनेटली ये लॉकडाउन हो गया और अपने को वो चांस नहीं मिला। तो फिर भी काफ़ी टाइम निकल गया एक्चुअली, बट एनीवे जब भी नेवर माइंड कि अभी हम लोग अभी तो एटलीस्ट बात कर रहे हैं, एंड इनफैक्ट अभी अपने लिए बहुत राइट टाइम है, क्योंकि कुछ जगह पे जैसे राजकोट में कुछ फैक्ट्रीज है उसको ओपन करने का परमिशन मिला हुआ है,
not in 100% strength, but with limited staff you can open it અને आपका मतलब वो काम शुरू कर सकते हो। और शायद अहमदाबाद में भी अभी मैंने सुना अब्दुल भाई ने आई थिंक शुरू किया है विद लिमिटेड स्टाफ, सो दैट इज वेरी गुड। और जैसे उन लोग भी बताया कि अभी कुछ ऐसा कुछ काम तो नहीं है, तो हमारा भी सिमिलर सिचुएशन है कि हम लोग भी ऐसे कुछ काम नहीं है, बट वी आर हम लोग ये काम का यूटिलाइजेशन ये कर रहे हैं कि अभी जितना काम हो सके, जो काम नॉर्मली हम लोग हमारे जो भाग दौड़ का टाइम रहता है जहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर है उसका प्रोडक्शन चल रहा है, तो वो टाइम पे हम लोग उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो वो हम लोग भी सिमिलर काम जो है हम लोग की नॉर्मल कंडीशन में जो काम नहीं कर पाते वही काम हम लोग आजकल कर रहे हैं। तो उसमें से मैक्सिमम जो काम होता है वो नया डेवलपमेंट का होता है। हम लोग अपना नया मार्केट जो है फ्यूचर मार्केट को प्रेडिक्ट कर रहे हैं और बेस्ड ऑन दैट हम लोग कुछ कुछ नए प्रोडक्ट्स और कुछ कुछ नए सर्विसेज जो है वो हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो होपफुली जब भी ये लॉकडाउन 100% खत्म हो जाएगा या तो बहुत अच्छी सिचुएशन में हम लोग आ जाएंगे, तो हमारे ये जो प्रोडक्ट है हम लोग इजीली मार्केट में सेल कर पाएंगे। तो सेम थिंग आई थिंक आप लोग भी ग्राउंड पे सोच रहे हैं कि भाई चलो हम भी कुछ अलग से अभी टाइम है तो हम लोग पुराना डेवलपमेंट का इश्यूज रिजॉल्व करें या कुछ प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट द बेस्ट थिंग इज बेसिकली कि आप अपना कुछ टाइम निकालें और नए प्रोडक्ट नई टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाएं और उसके ऊपर फोकस करके आप फ्यूचर में कौन से प्रोडक्ट के ज़्यादा अभी मतलब डेवलप करके या तो उसका नॉलेज बढ़ा के फ्यूचर में उसको कैसे मार्केट में इजी रख पाए और उसमें उससे मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए। तो अभी जो पिछले कुछ महीनों से एक ट्रेंड चल रहा है सोलर पंप का, और जो जिसके अंदर दो टाइप के मोटर लगते हैं, जो अपना कन्वेंशनल इंडक्शन मोटर है और अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरा जो मोटर है अपना BLDC बोलो या PMSM बोलो, तो उसमें बहुत अभी भी काफ़ी लोगों को क्लियरिटी नहीं है कि BLDC मोटर कैसे होता है या PMSM मोटर कैसा होता है और कौन सा मोटर बनाना चाहिए कौन सा नहीं बनाना चाहिए। तो सबसे पहले अपने पास वो नॉलेज होना चाहिए। तो द फर्स्ट ये हम लोग एक्चुअली ये सेशन का दूसरा पार्ट भी करेंगे, उसमें और ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें रहेंगी। अभी ये जो पार्ट है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मैंने एक ऑब्जर्व किया है अपने पंप इंडस्ट्री में इवन इंडक्शन मोटर का भी जो इंफॉर्मेशन है लोगों के पास वो दैट इज नॉट सफिशिएंट, तो बेसिक टेक्निकल इंफॉर्मेशन है। तो हम लोग ये जो अपना सेशन है BLDC मोटर PMSM मोटर का, उसमें जो शुरुआत है हम लोग करेंगे इंडक्शन मोटर के ऊपर से कि इंडक्शन मोटर का वर्किंग कैसे होता है, उसके अंदर कुछ कुछ चीजें तो आज भी हम लोगों को पता नहीं है, इवन दो वी आर मैन्युफैक्चरिंग मोटर्स फॉर लॉन्गर टाइम, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमारा जो मोटर का नॉलेज है हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है। और फ्यूचर में एक चीज मैंने अभी नोटिस की है कि भी बहुत सारी मोटर्स जो है पंप इंडस्ट्री में या फिर स्टैंड अलोन मोटर देख लो, तो इंडिया में अभी तक वो बन नहीं रही है। तो उसमें मैक्सिमम जो कैटेगरी है वो दैट इज BLDC मोटर, और BLDC मोटर का एप्लीकेशन इज नॉट ओनली लिमिटेड टू सोलर पंप, उसमें हजारों एप्लीकेशन है। एंड बिलीव मी, आप आज से 5 या 10 साल के बाद देयर बी मैक्सिमम नंबर ऑफ मोटर्स इन द मार्केट विच विल बी BLDC या PMSM। इंडक्शन मोटर डेफिनेटली रहेगी फॉर लॉन्गर टाइम, बट अपार्ट फ्रॉम दैट BLDC और PMSM नॉट ओनली फॉर सोलर एप्लीकेशन फ्रॉम बट सोलर से भी और ज्यादा बहुत सारे एप्लीकेशन है उसमें भी उसका यूटिलाइजेशन होता है। तो उसमें परेश, मैं एक मिनिट हाँ एक मिनिट માઇક મ્યુટ કરી દે ને બને તો કાકે બધાય છે ને વોઇસ આવે છે ક્લિયર નથી થતું. અને સેકન્ડ વી હેવ લોટ્સ ઓફ કસ્ટમર ફ્રોમ પીપલ ફ્રોમ કોઇમ્બતુર, તો થોડું ઇંગ્લિશમાં પણ ટ્રાય કરજે કારણ કે ઘણા બધા કોઇમ્બતુર થી પણ જોઈન થયા છે ઇપમા થ્રુ, દે આર ઓલ ઇપમા મેમ્બર. તો કિર્લોસ્કર, yeah, from IPMA and Kirloskar also. So please some words, use some words in English. Later we will give special in session in English also. But at present, please use some words in English. Okay.
I think Hindi and English is better. Okay, Paresh, continue. Yeah. Sorry, friends, because of internet issue, I was disconnected. So I'm just putting everyone into mute mode. If somebody wants to speak, just unmute your mic and speak it out, and then you can mute again. Or the best thing is, if you are using PC, there is a space button, space bar. तो आप अपना स्पेस बार दबाएंगे तो उतनी देर आपका माइक ऑन रहेगा. जैसे ही स्पेस बार रिलीज करेंगे आपका माइक ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा. तो स्पेस बार प्रेस करेंगे तो माइक ऑन, रिलीज करेंगे तो माइक ऑफ. तो इफ किसी को बात करनी है तो ये दिस इज द बेस्ट वे बात करने का. तो या तो हाँ, हम विपुल भाई ने जैसे बताया काफी सारे लोग कोयम्बतूर से भी ज्वाइन हुए. तो मैं आई विल take some part in English and Hindi. So it will be a Hindi and English mix kind of thing. If you have any doubt or question, you maybe you can raise your hand. There is an option to raise the hand. Okay. So so where were we? In near future, like 5 to 10 years down the line, there will be a lot of application which will be requiring PMSM and BLDCs. So this is the right time to start thinking about it, or exploring about it, or maybe designing even some models. You can even design for either pump application or maybe some other application. So there is a vast range of application. So it is not only that if you are in the submersible manufacturing field, we can only design a motor which can like go with the submersible, like solar pump and all. So there are so many applications, so many other applications. So I'll give you some of them. So one is definitely everybody will be aware of it. That is electrical vehicle. So it's going to be a very huge market in the near future. So there is one area where we can supply our motors. And right now, believe me, maximum motors are being produced by China, and it is supplied by China. There is no other alternative, and we have a very good strength to compete that market basically, right? Second is our AC air conditioner, our washing machine. So you just imagine whatever application where there is an induction motor, you can definitely use PMSM or BLDC motor. Like air conditioner is there, and even in normal vehicle, if you take a normal car, there is a fuel pump. There is a very recent application in Euro 6 vehicle, particularly in trucks. There is a dosing unit of urea. So that dosing unit uses a small BLDC motor, right? So the Harshbhai, I am audible, I think. Yes, sir. Okay, I think my screen was stuck actually, so I thought, okay. So basically, it's this is the right time to like pick one particular product, just design it, let it be just for just a prototype. Just assume that you are not going to sell it in the market. Just for your understanding, you just design one product, keep it there, do the experiment. So this is a very right time to do the experiment.
right time to design a new product. And particularly as all of you are mostly in the pump and manufacturing field, the solar is the ultimate target for everybody. Yeah. So yeah, let's move on to our main subject, that is design and design of BLDC motor. So the first thing I would like to do is basically introduce you various types, what are the types of motors, because many of you might be aware of it and many of you may not be aware of the types of motors that are available. So I'll start sharing my screen, and I guess my video will disappear. And yeah, so I don't think okay, Harsh, is it visible? My Yes, sir. okay, great. Okay, so welcome to this seminar once again. My name is Paresh Babaria, and this is I am a founding director of Arohi Embedded Systems Private Limited, and I am happy that you are my colleagues, friends, and valued customers. So these are the purpose, the values that we live, and the vision that we have to become 1,000 crore company by 2037, but with ethics like Tata. And we believe in trust, innovation. We keep doing new things. Have think process of thinking out of the box, and we are responsive and result oriented. We don't like react to the situation. We just want to provide a good solution and responsive solution for each of you. And our core purpose is to provide innovative and solutions which help people raise the bar. So basically, the people in businesses. So you are the businesses, and we want to raise your bar. So that is our target basically. So we want you to raise. We want you to innovate. We want you to expand. So that is our purpose basically. So we design products and services which will help you in boosting your production, boosting your value of your company. Okay, so let's let's start with the technical part of it. That is the type of motors. So normally we all aware there are two basic types of motors, which is AC motors and DC motors. And in electrical engineering terms, they are called machines basically. So AC machine and DC machine. I would request you all to please just check if your mic is in mute mode or not, because I'm getting some noise from somebody's mic. Yeah. Okay. So basically, there are two types of motor: AC machine and DC machines. So we all know that AC, our induction motor is one type of AC machine, and let's have a look at the type of DC machine, right? Because this is related to BLDC, because it's a brushless DC. So why it is called brushless DC, and exactly what are the type of different DC machines, right? So these are all these are basic three types of DC motors: DC series, DC shunt, DC compound, and these are all with brush and commutator. And the one that we are looking for is basically brushless. So there will be no brush and there will be no slip rings. So when there is a slip ring, it's a very highly unreliable mechanism. So over the period of time, there will be you will need the replacement of it, and it is added cost to the system. It is added downtime to the system. So normally people don't want that nowadays. And traditionally DC motors were used because the speed control mechanism was relatively easy compared to AC motor. But nowadays we have AC drives which can control speed of induction motor very easily.
So nowadays people have moved from DC, traditional DC motors to induction motor, right? And our induction motor is also being used for submersible application. Though there will be there is a little bit of different type of construction, but it is a induction motor, 12 cage induction motor. Okay, so DC motor, basic three types. And now let's move on to AC motor. So there are various type of AC motors. The basic category of AC motors are asynchronous motor and synchronous motor. So asynchronous motor is basically the motor which will not, okay, before that, let me tell you the concept of synchronous speed. The synchronous speed is basically proportional to your line frequency and the number of poles. So if we take a two-pole motor, the synchronous speed of that motor is around 3000, not around, but it's exactly 3000 RPM, provided we feed supply of 50 cycles, 50 hertz. So at 50 hertz, 3000 is the synchronous speed of the motor. So whatever frequency we apply, based on that, that synchronous speed is generated. So if we are using some sort of inverter, if we apply lower frequency, the synchronous speed will be lower. But let's assume that we are not using any inverter or anything like that. We are using direct line supply where we are getting exact 50 cycle. So in our case, the synchronous speed will be 3000 RPM. Okay. So before that, let me go to one concept of rotating magnetic field, which is directly proportional to, or it is exactly the synchronous speed. So when there is a magnetic field being generated in your pole, there is a rotating magnetic field, which is basically, you can see the diagram, it rotates in one particular direction. So that speed of that rotation is called synchronous speed, and it is proportional to your frequency and poles. So the equation for the synchronous speed is 120 into line frequency divided by number of poles. So for example, if we have a line frequency of 50 hertz and two-pole motor, the synchronous speed will be 3000 RPM, right? So that is synchronous speed. And let's go back to the type of machine. So we have asynchronous motor and synchronous motor. So asynchronous motors are induction motors, shaded pole motors, and these motors will be running at the speed lower than the synchronous speed. So if we have a synchronous speed of 3000 RPM, the induction motor will be running little less than 3000 RPM. At no load, it will be somewhere between 2990 RPM. And as we increase the load, the RPM goes down basically, right? So that is the major characteristics of induction motor. Second is synchronous motor. So synchronous motor is basically motor which runs at the synchronous speed. So if you have a synchronous speed of 3000 RPM, the motor will run at 3000 RPM or it will not run. So only two conditions. If you apply 50 cycles, two-pole motor will run at 3000 RPM, not decrease the supply frequency. So permanent magnet motor is one kind of synchronous motor. Another motor which is synchronous motor is switch reluctance motor. In permanent magnet motor, you have basically you have a magnet in your rotor, and in switch reluctance type, you don't have any magnet. There will be only core, no winding, nothing, only core in your rotor. Okay, so this is our synchronous speed, 150, 120 frequency divided by pole. Okay. Now I have a question. Maybe you can write down your answer. Just want to make this session interactive, and because of that, maybe you can write down your answer in your chat box, or maybe you can raise your hand. The best thing is basically you write answer in chat box. Okay. So the three questions: why AC motors are called induction motors? Number one. Number two, why start speed of induction motor is always less than synchronous speed? And number three, why starting current of induction motor is very high? Starting torque of motor is very high, or starting current of motor is very high.
Okay, so these three questions. First thing, why AC motors are called induction motors? Why name induction? So maybe you can answer it in your chat box. Anyone can answer. So I just want to have this session as interactive as possible. Though we are like we are doing it for first time, but we want to have it very interactive. And if it is interactive, we'll learn a lot. Yes. Anyone? Okay, great. So I got a reply from Ankit Jain. AC motors are called induction motors as they run on principle of induced magnetic flux. Very good. Okay, works on principle of electromagnetic induction. Okay, yeah. So हिंदी में इंडक्शन ये एसी मोटर जो हम लोग पंप में यूज करते हैं उसको इंडक्शन मोटर क्यों बोलते हैं? व्हाई इंडक्शन मोटर? दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था हमारा, तो यू कैन राइट आंसर। अंकित भाई ने लिखा है कि भाई ये काम कर रही है इंडक्शन फ्लक्स, इंडक्शन के मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होने का जो कंसेप्ट है उसके ऊपर, इसलिए। एंड संजीव भाई ने भी आंसर किया है, वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वेरी गुड। म्यूचुअल इंडक्शन, वेरी गुड। बिकॉज करंट इंड्यूस रोटर हैज इट इज कॉल्ड induction motor. Very good. Right, exactly. So yes, that's the right answer. So we have basically, if you look at the construction of induction motor, we have stator and the rotor, right? So when we apply supply in the stator, because of coil, it induces or it generates magnetic field. So that magnetic field is in काइंड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। एज हम लोग पहले देखा कि 3000 आरपीएम 2 पोल 50 साइकिल मोटर के लिए 3000 आरपीएम का जो इंडक्शन हो रहा है वो 3000 आरपीएम का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है बेसिकली, राइट? तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेट होने क्यों होता है? बिकॉज वी आर सप्लाइंग 3 फेज पावर, एंड वो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्लॉटेड बार, जो बार जो है बेसिकली क्या होता है कि यू हैव मल्टीपल नंबर ऑफ बार, बहुत सारे बार रहते हैं, एंड दे आर सॉर्टेड एट बोथ द एंड्स, टॉप एंड बॉटम। जो बार रहते हैं, जो क्रॉस बार रहते हैं, वो दोनों साइड से शॉर्ट किए हुए रहते हैं। ब्रेस जो करते हैं हम लोग वो बेसिकली शॉर्ट किए हुए रहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो आजू बाजू के जो बार है, बेसिकली 1 बार एंड उसके बाजू वाला का जो कॉपर का बार है, इट फॉर्म्स अ कॉइल। तो आपका जो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है वो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड अपना जो रोटर का जो एक टर्न वाला बार है, जो अपना 2 बार से एक कॉइल बनता है, 1 टन का कॉइल बनता है, वो 1 टन के कॉइल के अंदर हेवी करंट प्रोड्यूस करता है। बिकॉज जो रोटर का बार है वो शॉर्ट सर्किट है, क्योंकि बहुत साइड से शॉर्ट है एक्चुअली, तो इट्स अ लूप। और वो जो शॉर्ट सर्किट जो है उसकी वजह से उसके अंदर हेवी करंट जनरेट होता है बेसिकली। स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड रोटर में वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, एंड बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट वहां पे हैवी करंट फ्लो होता है। और वो जो करंट फ्लो है अगेन बिकॉज इट इज अ कॉइल, वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो अपोज में होता है जो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो रोटर है वो पुश होता है इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो पूरा प्रोसेस है फ्रॉम जनरेटिंग करंट अप्लाइंग करंट टू स्टेटर, जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है आपके स्टेटर का जो कॉइल बनता है उसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस करता है बेसिकली, और वो इंड्यूस वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो होता है, एंड वो करंट फ्लो मैग्नेटिक फील्ड
जनरेट करता है रोटर के अंदर, और वो दोनों रोटर, स्टेटर और रोटर का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से रोटर आपका एक डायरेक्शन में पुश होता है. तो ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड इंडक्शन. तो दैट इज व्हाई दिस मोटर्स आर कॉल्ड इंडक्शन मोटर बेसिकली, राइट. और उसके अंदर कॉपर बार जरूरी है, स्लांटेड होने चाहिए. ओके, सो वन मोर क्वेश्चन, क्यों स्लैंट क्यों होते हैं, वर्टिकल क्यों नहीं? So the question is, another question which is not there in the slide. There are copper bars which are slanted. There is some amount of degree at the time of construction in rotor cross bar. What is the reason of having cross bar? तो ये जो क्रॉस किए हुए बार रहते हैं उसका रीजन क्या है? So this is the question. So maybe you okay, yeah, I am getting few answer. No, avoid fogging, noise. Okay, protect from magnetic locking. Okay, avoid magnetic locking, also called fogging. Okay, yes, yeah. What is the reason of having slanted copper bar in your stator? Why not vertical, or why not horizontal? This was the question. રોટર ની અંદર આપણે બાર હોય છે, ત્રાંસા હોય છે, સીધા નથી હોતા કે ત્રાંસા નથી હોતા, બરાબર છે. તો એનું રીઝન શું છે? શું કરવા થોડાક ત્રાંસા રાખવા, બહુ જ્યાદા જ ત્રાંસા ન હોય, થોડા પણ ન હોય. Okay, so I am getting this reply from somebody. In AC motor, the rotor does not receive electrical power by conduction but by induction. Exactly the same way ending transfer receive power. Okay, so cut the electromagnetics. Okay, so okay, Maheshpuri Swami is saying to cut the electromagnetic force. Exactly. So that is the reason. So if you have a vertical, completely vertical conductor, there will not be any induction, or even though there is induction, there will be very little, current in it, which will be able to produce the any torque, right? So if you have it little bit slanted, then magnetic field can cut it. When magnetic field cuts the conductor, only then the induction of voltage in that particular coil. So if it is vertical, there is no cutting, right? So minimum cutting, minimum amount of induction, and there will be no so there will be no induction in case of vertical bar. So you have to keep it little bit of slanted. So why? What is the how slant it can be? That is another question. So the degree of that bar is basically, if you look at your stator, you have a stator slot, right? So your bar cannot get extended beyond 2 stator slots. तो हमारे जो स्टेटर के अंदर जो स्लॉट्स रहते हैं वाइंडिंग के, उससे ज्यादा वो इंक्लाइन नहीं हो सकता. अगर उससे ज्यादा होता है तो आपका पावर लॉस होगा. तो ऑप्टिमल इज बेसिकली बिटवीन 2 स्टेटर स्लॉट का जो डिस्टेंस रहता है, उससे आप डिग्री बना सकते हो, उतना ही डिग्री आपका रोटर के अंदर रहेगा बेसिकली. ओके, तो या गुड. Now let's move on to second question. Why shaft speed of induction motor is always less than synchronous speed? तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो इंडक्शन मोटर में जो स्पीड रहता है वो सिंक्रोनस स्पीड से कम ही रहता है, उससे इक्वल नहीं रहता है या उससे ज्यादा नहीं रहता है. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो ये इसका रीजन क्या है? सिंक्रोनस स्पीड से मोटर का स्पीड हमेशा कम रहता है इंडक्शन मोटर में. Okay, rotor always chases rotating magnetic field. Okay, so yes, so Mohit sir, it is not chasing, actually it is following.
Utkarsh, friction and other losses. Okay. Torque generated by motor is proportional to slip. Yes, due to losses. Okay. So this answer is pretty close. Naushad, torque generated by motor is proportional to slip. Okay, magnetic field swept out of stator, field so loose there. Okay. So let me answer you that. Good people are answering and they are pretty close to the actual answer. Let me give you the final answer. So when your stator and rotating magnetic field are at the same speed, what will happen? There will be no induction because both are running at the same speed. So there is no cutting of magnetic field, right? So when there is no cutting of magnetic field, it will not generate any force, it will not generate any current, and it will not generate any force. And because of that, the rotor will slow down. And when it slows down, now there is a slight difference between rotor speed and stator speed. Now, because of that difference, magnetic field is getting, the rotor, stator is basically cutting the rotating magnetic field. So that cutting, because of that cutting, there is some induction of current, and that current is sufficient only, or that torque or that current is sufficient only to overcome the frictional losses. I am talking about the no load condition. So that much delay will be there between rotating magnetic field and actual speed of rotor, right? Same copper bar running at the rotating magnetic field, there will be no cut of magnetic field, and because of that, no cut of field, rotor will tend to slow down, and when it tends to slow down, the actual cutting of magnetic fields support the losses, right? Harsh, audible? Hello. Hello. Yes, Harsh bhai, am I audible? Yes, sir. Yes, you are Yes, audible. sir. Okay. Yeah, because this internet is not very stable. Okay. Yeah. So basically, because of tendency of rotor to slow down when there is no current, it slows down, and because of that, there is the cutting of magnetic field, and that induction of that current is sufficient only to carry your losses, overcome your losses. तो हिंदी में काफी सारे लोग हैं, तो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ कि जब हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और स्टेटर का स्पीड सेम रहता है, तब जो कॉपर के जो बार है, स्लंट बार, वो मैग्नेटिक फील्ड को कट नहीं करते. तो अगर वो कट नहीं करते तो उसके अंदर जो कोई करंट है या वोल्टेज वो प्रोड्यूस नहीं होगा. तो नहीं होगा मीन्स इट इज नॉट एबल टू पुश या पुल, तो वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो गए, और जैसे ही स्लो डाउन होते हैं अपना मैग्नेटिक फील्ड कट करना शुरू कर देता है, बिकॉज नाउ अभी उसका स्पीड और रोटर का स्पीड हल्का सा कम रहता है, और वो जब थोड़ा सा भी स्पीड कम होता है उसके अंदर इंडक्शन शुरू हो जाता है, उसके अंदर करंट जनरेशन शुरू हो जाता है, एंड वो करंट जनरेशन उतना ही होता है कि जो आपका फ्रिक्शन लॉसेस है शाफ्ट का उसको ओवरकम हो पाए, उतनी स्पीड पे घूमेगा. अगर हम लोग उसके ऊपर और ज्यादा लोड डालेंगे तो वो और थोड़ा स्पीड कम करेगा, बिकॉज उसके ऊपर टॉर्क ज्यादा है, और जितना भी आप क्रॉस ज्यादा कट करोगे, जितना ही ज्यादा डिले होके आपका मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के बार को कट करेगा, उतना ही ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा स्टेटर के अंदर, और जितना ही ज्यादा करंट स्टेटर के अंदर करंट प्रोड्यूस होगा उतना ही टॉर्क ज्यादा मिलेगा.
तो आपका लोड ज्यादा है तो ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए रोटर को ऑटोमेटिकली स्लो डाउन होना पड़ेगा। तो दिस इज द रीजन व्हाई आपका इंडक्शन का जो मोटर है उसका जो स्पीड है वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम रहता है, और जितना जितना लोड बढ़ता है उतना उतना स्पीड वो कम होता जाता है। ओके, तो तीसरा करंट, व्हाई स्टार्टिंग, सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज इनडायरेक्टली, इसका जो अंडरस्टैंडिंग है इट इज इनडायरेक्टली रिलेवेंट टू अपना जो BLDC जो मोटर है उसका फंक्शनिंग। तो जस्ट लेट्स गो एंड focus on that. Why starting current of induction motor is too high? इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग करंट है वो बहुत ही ज्यादा रहता है, राइट? तो नॉर्मली अपना फॉर एज्यूम करिए कि अपना 10 एम्पियर का मोटर है, नॉर्मल लोड कंडीशन पे वो 10 एम्पियर लेता है, बट व्हेन यू आर स्विचिंग इट ऑन, सडन पावर देते हैं तो फॉर सम मोमेंट इट टेक्स मे बी 100 एम्प्स और मे बी आई डोंट नो 50 एम्प्स। तो नॉर्मल कंडीशन से बहुत ही ज्यादा करंट लेता है। तो व्हाट इज द रीजन? तो इसका रीजन क्या है? तो इंडक्शन मोटर व्हेन it is at standstill and when you are applying sudden power it takes heavy current, high current. What is the reason of that? So this is the question. Okay, good. Sleepy zero, good. Mohit ji, S is sleep. Okay, back EMF is zero. Okay, good. Yeah, so Uday Kumar says back EMF is zero. Great. So that is pretty close. Okay. Rotor short circuit. Okay. Start. Back EMF is zero. Okay. Lalit ji is saying back EMF is zero. Great. तो या अगेन बहुत सारे आंसर जो है वो काफी नजदीक है। So let's understand once again. So I am saying a lot of people are saying कि भाई बैक EMF जीरो होता है, बैक EMF जीरो होता है। तो उसके पहले अपने को समझना पड़ेगा बैक EMF होता क्या है, राइट? तो अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज बैक EMF? बैक EMF क्या होता है? Anyone? What is back EMF? Yeah, it is electromotive force, that is EMF. What is back EMF? Okay, so let's go and understand that what is back EMF and why starting current of induction motor is too high. तो उसके लिए हम लोग को एक्चुअली लेट्स स्टेप बाय स्टेप एज्यूम करते हैं, बिकॉज ओके okay, yeah, great. So okay, so let's assume that इनिशियल कंडीशन पे शुरू करते हैं कि जैसे स्टार्टिंग मोटर का जब करते हैं तब जो करंट होता है बेसिकली वो अपना जो कॉइल का रेजिस्टर है, स्टेटर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है, वोल्टेज डिवाइड बाय स्टेटर वाइंडिंग रेजिस्टर, सो दैट इज द अमाउंट ऑफ करंट दैट विल बी फोर्स्ड। अभी ये करंट जो है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड आपका रोटर है उसको उसके अंदर करंट प्रोड्यूस कर रहा है, और वो करंट जो है वो सामने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। अगेन दैट मैग्नेटिक फील्ड एज आई सेड इट इज ऑपोजिट डायरेक्शन, वो मैग्नेटिक फील्ड आपके स्टेटर में भी वापस एक वोल्टेज इंड्यूस कर रहा है। बेसिकली यहाँ से स्टेटर से होके रोटर में गया, रोटर से होके स्टेटर में जो वापस वोल्टेज आता है दैट इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। तो जब शुरू करते हैं, और बैक ईएमएफ कितना कैसे होता है कि जितना करंट आपका स्टेटर का ज्यादा है उतना आपका बैक ईएमएफ ज्यादा रहेगा। तो इनिशियली आप जब मोटर शुरू करते हैं, रोटर घूम नहीं रहा है, तो स्टेटर के अंदर जो करंट है वो जीरो है, तो उसके अंदर उसकी वजह से जो बैक ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो जीरो हो रहा है। तो जैसे जैसे आपका मोटर का स्पीड बढ़ता जाएगा बैक ईएमएफ जो है वो बढ़ता जाएगा, राइट?
तो अल्टीमेटली बैक ईएमएफ जो होता है वो आपके जो सप्लाई लाइन वोल्टेज है उसके ऑपोजिट में रहता है बेसिकली। तो आपका सपोज 200 वोल्ट का मोटर है, उसमें 180 एम्प्स का 180 वोल्ट का बैक ईएमएफ जनरेट होता है, तो आपका जो करंट होता है वो 200 माइनस 180 जो बैक ईएमएफ होता है डिवाइड बाय आपका अप्रोक्सीमेटली डिवाइड बाय आपका स्टेटर का जो रजिस्टर होता है, राइट। तो बैक ईएमएफ जैसे जैसे बढ़ता जाता है उतना जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो कम होता जाता है। तो जैसे जैसे कम होता है तो आपका जो करंट है बेसिकली धीरे 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 जैसे मोटर का स्पीड बढ़ता जाता है धीरे 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 कम होना शुरू हो जाता है। तो एक पॉइंट पे आपका स्पीड स्टेबल होता है, इंडक्शन प्रोसेस पूरा स्टेबिलाइज होता है, बैक ईएमएफ का वैल्यू फिक्स होता है एंड अल्टीमेटली योर मोटर करंट इज आल्सो गेट फिक्स्ड एट वन पर्टिकुलर पॉइंट। So yeah, so back EMF was very important because back EMF stator की वजह से, so just remember back EMF is generated because of rotor and it is generated in your stator winding and because of rotation of rotor. So this is very important क्योंकि हमारा जो BLDC रहेगा उसमें कोई जनरेशन नहीं है, but there are already magnetic field और वो magnets and that is magnetic field एंड वो जब घूमेगा तो उसके अंदर भी बैक ईएमएफ जनरेट होगा। और कौन से टाइप का बैक ईएमएफ है वो डिसाइड करेगा आपका मोटर बीएलडीसी है या पीएमएसएम है। सो अगेन बिग क्वेश्चन फॉर एवरीबॉडी कि ओके, सो वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, वी कैन क्विकली गो थ्रू दिस स्लाइड। Voltage induced in stator winding due to rotor magnetic field is called back EMF. It is always in opposite direction to supply voltage stator coil. Effective voltage across coil winding is supply voltage minus back EMF. Right? So this is very important. This slide is very important for back EMF. Okay. So once again, let's go back to synchronous motor. Why synchronous motor? Always runs at synchronous speed. Basic two type of synchronous motor: wound rotor, permanent magnet type motor. So wound rotor is basically you have rotor with coil and stator with coil. That type of synchronous motor is called wound rotor, but we are not focusing on that. The second type of motor, which is BLDC or PMSM, where you have permanent magnet in your rotor and winding in your stator, right? So there are basically VLDC, PMSM, stepper motor, all these type are permanent magnet type brushless motors basically. And our focus is BLDC and PMSM. So now big question, what is the difference between BLDC and PMSM? Right, so this is normal. I mean speaking to a lot of people, बहुत लोगों से बात किया, बहुत कस्टमर से भी बात होता है और हर एक का यही क्वेश्चन रहता है कि परेश भाई BLDC और PMSM में फर्क क्या है। So we are going to see that, हम लोग देखेंगे। Okay, efficiency of, okay, so these are the characteristics of synchronous motor. Efficiency of permanent magnet motor is higher than IE5 induction motor. तो अभी हमारे जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर I2, I3 वगैरह मोटर आती है, उसमें I4 विच इज दी हाईएस्ट वन, उसमें भी उससे भी जो ज़्यादा एफिशिएंसी है वो पीएम मोटर में होती है। उसका रीजन क्या है? द वन ऑफ द रीजन इज बेसिकली जो स्टेटर के अंदर जो लॉस होता है, स्टेटर के अंदर जो कॉपर के जो बार रहते हैं उसके अंदर भी करंट फ्लो होता है और उसके अंदर लॉस होता है, जिसे I2R लॉस बोलते हैं, वो कॉपर लॉस बोलते हैं, I2R लॉस बोलते हैं। वो लॉस स्टेटर के अंदर almost zero रहता है, right? Because there is no winding in stator, sorry, no winding in rotor. So synchronous permanent magnet synchronous motor के अंदर जो I2R loss रहता है वो almost zero रहता है because of no winding. Okay. So अभी जो again question by everybody कि भी BLDC और PMSM में फर्क क्या है? तो बेसिक हम लोग 4 तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या देयर आर 4 बेसिक डिफरेंसेस कि कौन से हिसाब से हमको मालूम पड़ेगा कि ये BLDC मोटर है या PMSM मोटर है।
अल्टीमेटली बोथ द मोटर आर मैग्नेट टाइप, परमानेंट मैग्नेट मोटर ही बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, एंड BLDC जो वो भी वन टाइप ऑफ परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर ही है, बट इंडस्ट्री में या फिर मार्केट में उसका जो नाम अलग हो रहा है और डिफ्रेंशिएट हो रहा है, उसका एक तरीका है जानने का कि हम लोग BLDC किसको बोलेंगे और PMSM किसको बोलेंगे, नॉट ओनली हम लोग बट वर्ल्ड वाइड क्या क्या डिफ्रेंशिएशन होता है बेसिकली। ओके, सो द फर्स्ट टाइप इज टाइप ऑफ एक्साइटेशन। तो हम लोग एक्साइटेशन क्या होता है कि जैसे इंडक्शन मोटर में हम लोग 230 वोल्ट का या 440 का AC सप्लाई देते हैं, साइन वेव, राइट। तो सिमिलरली BLDC जो मोटर रहता है उसमें हम लोग डायरेक्ट लाइन से फीड नहीं कर सकते, उसके लिए इन्वर्टर या स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक्स लगेगा उसके जो वाइंडिंग्स है उसको सप्लाई देने के लिए। तो उसको जो वाइंडिंग को जो सप्लाई देते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एक्साइटेशन। तो हम लोग कौन से टाइप का एक्साइटेशन उसको दे रहे हैं वो बेसिकली डिसाइड करता है कि BLDC या PMSM है। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटर, रोटर का जो कंस्ट्रक्शन रहता है वो PMSM और BLDC का डिफरेंस है, हम लोग देखेंगे क्या क्या डिफरेंस होते हैं। फिर हाँ, जैसे एक्साइटेशन बोला है, या फिर तीसरा जो क्राइटेरिया वो बैक EMF। तो बैक EMF कैसा जनरेट होता है, कोई भी मोटर को, जैसे आप इंडक्शन मोटर है उसमें तो स्टेट रोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बट कोई भी आप मैग्नेट वाला मोटर लोगे और उसको आप घुमाओगे तो वो बिकॉज ऑफ मैग्नेट देयर विल बी सम वोल्टेज बीइंग इंड्यूस्ड इन योर स्टेटर। तो वो जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, जनरेट हो रहा है, इट विल एक्ट एज ए जनरेटर बेसिकली। तो जनरेट हो रहा है, वो जनरेटर हो रहा है, वो बेसिकली बैक EMF वोल्टेज है बेसिकली, ठीक है। तो वो कौन से टाइप का है, वो कौन से टाइप का है उसके ऊपर हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि BLDC या परमानेंट मैग्नेट मोटर है, PMSM है। तो जो BLDC मोटर है उसके जो बैक EMF, उसका जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो आपको ट्रापेजोइडल टाइप के दिखेंगे। तो इट विल नॉट बी साइन वेव बट इट विल बी काइंड ऑफ अ स्क्वायर वेव। तो वो आपका BLDC में ट्रापेजोइडल बैक EMF रहता है। PMSM जो मोटर है उसके अंदर साइनसॉइडल बैक EMF रहता है। ओके, तो दूसरा जो कंसेप्ट है जो डिफरेंशिएट करता है BLDC और PMSM वो है रोटर का डिजाइन। तो रोटर में दो टाइप के आते हैं, सेलिएंट पोल और नॉन सेलिएंट पोल। नॉन सेलिएंट पोल में आपको मालूम नहीं पड़ेगा, अलग से ही आप पोल देख नहीं पाएंगे, जबकि सेलिएंट पोल है वो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द पोल्स कि भाई एक पोल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। उसको पिक्चर्स भी हम लोग आगे देखेंगे। दूसरा जो क्राइटेरिया है रोटर डिजाइनिंग का, उसमें सरफेस माउंट मैग्नेट जो है वो आप सरफेस पे लगा सकते हैं या फिर थोड़ा अंदर भी लगा सकते हैं। तो सरफेस माउंट और इंटीरियर परमानेंट मैग्नेट वो डिफाइन करता है आपका BLDC या PMSM है। जो तीसरा डिफरेंस है कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग या डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग ऐसा है कि एक पोल पे ही पूरा आपका एक वाइंडिंग है। कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग जो है, आप नॉर्मली इंडक्शन मोटर में डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज होता है, उसमें आप मल्टीपल पोल्स पे आपका जो वाइंडिंग रहता है। तो चौथा डिफरेंस है ट्रापेजोइडल और साइनसॉइडल बैक EMF। ये आपका जो स्टेटर है वो कौन से टाइप का बैक EMF जनरेट कर रहा है, ट्रापेजोइडल कर रहा है या साइनसॉइडल कर रहा है। तो ये जो फैक्टर है वो रोटर डिफरेंशिएट करेगा BLDC और PMSM। ओके, तो ये अब जो हम लोग अभी डिस्कस किया सेलिएंट पोल एंड नॉन सेलिएंट पोल। तो ये कुछ पिक्चर्स है विच आर सम ऑफ देम आर नॉन सेलिएंट एंड सम ऑफ देम सेलिएंट। तो उसमें आप यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई, जैसे ये आप देख रहे हो अलग अलग मैग्नेट्स लगे हुए एंड दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटर टाइप, सेलिएंट एंड नॉन सेलिएंट। ओके, तो दूसरा जो क्राइटेरिया था सरफेस और इंटीरियर, जो हम लोग डिसाइड करेंगे बेसिकली कि मैग्नेट जो सरफेस में लगा हुआ है या इंटीरियर में लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मैग्नेट है आपका सरफेस पे लगा हुआ है, एन पोल और एस पोल, एन पोल और एस पोल। तो ये जो टाइप है वो आपका सरफेस माउंट मैग्नेट लगा हुआ है।
सेकेंड वाला जो कंसिडर करेंगे तो ये बहुत सारे मैग्नेट रोटर के अंदर लगे हुए हैं। तो ये आपका जो ग्रे पार्ट है विच इज आपका स्टैंपिंग है, स्टैंपिंग के अंदर स्लॉट्स रहते हैं और स्लॉट्स के अंदर मैग्नेट्स लगे रहते हैं। तो ये इंटीरियर मैग्नेट है। तो ये दोनों मैग्नेट इधर सरफेस पे लगा है या अंदर लगा हुआ है, वो भी टाइप डिफाइन करता है ये पीएमएसएम है, बीएलडीसी है। तीसरा जो कंसेप्ट है कि भाई आपका मोटर, आपका जो स्टेटर वाइंडिंग है वो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है या कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग है। तो हियर ये आप जो नीचे का जो फिगर है वो आप देख सकते हैं कि ये कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग है। आपका एक जो पोल है उसके ऊपर एक ही कॉइल बना हुआ है, एक फेज का कॉइल बना हुआ है, दूसरा फेज का कॉइल दूसरे फेज पे बना हुआ है, तीसरा फेज का कॉइल तीसरे पे बना हुआ है, एंड फिर अल्टरनेशन होता है। तो ये बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग बोलते हैं। अभी ये दूसरा अपन देखेंगे तो ये एक सपोज 3 फेज है, ऑरेंज कलर में एक दिखाया हुआ है, ब्लैक कलर में एक दिखाया हुआ है और ग्रे कलर में एक दिखाया हुआ है। ये तीनों अलग अलग फेज है, बट इफ यू लुक एट दी वाइंडिंग आपका रेड, लेट्स गो एंड सी द ब्लैक वन। तो उसका जो वाइंडिंग हो रहा है वो एक स्लॉट में नहीं हो रहा है, 1 और 2 और 3 डिफरेंट स्लॉट में हो रहा है। तो अल्टीमेटली जो वाइंडिंग है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक ही स्लॉट में नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, दिस वन इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग एंड दिस वन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। तो ये जो वाइंडिंग के टाइप्स है वो पीएमएसएम के लिए अलग रहते हैं और बीएलडीसी के लिए अलग रहते हैं। तो हम लोग अभी जैसे बात किया कि बैक ईएमएफ, व्हेन यू रन अ मोटर विथ परमानेंट मैग्नेट और उसका जो 3 फेज आउटपुट है वो आप ऑसिलोस्कोप या उस पे वोल्टेज मापो, देखोगे, मेजर करोगे तो आपको दिखेंगे, ऑसिलोस्कोप पे दिखेंगे, मल्टीमीटर से आप माप सकते हो। तो आपका लेट्स एज्यूम कि 3000 आरपीएम का मोटर है, उसको हम लोग रन कर रहे हैं बाहर से एक्सटर्नली, उसको साफ को रोटेट कर, सप्लाई नहीं दे रहे, आपको रोटेट कर रहे हैं बाहर से दूसरे मोटर से, और जो उसका सप्लाई है स्टेटर का वहां पे हम लोग मेजर कर रहे हैं। तो हम लोग ये टाइप के वेवफॉर्म दिखेंगे। तो ये जो वेवफॉर्म है वो बीएलडीसी मोटर के है, वो जिसके जो बीएलडीसी मोटर है जिसके अंदर आपका जो वेवफॉर्म रहते हैं बैक ईएमएफ के वो ट्रोपोजोइडल रहते हैं। तो ये दिस इज काइंड ऑफ ट्रोपोजोइडल वेवफॉर्म। अभी नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो पीएमएसएम, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर के वेवफॉर्म देखेंगे कि जो कि साइन वेव है। अभी ये जो पीएमएसएम मोटर है उसका वेवफॉर्म है ऑलमोस्ट साइन वेव है, पूरा साइन वेव नहीं है बट ऑलमोस्ट साइन वेव है। व्हेन यू आर डिजाइनिंग अ पीएमएसएम मोटर, उसका जो बैक ईएमएफ जनरेट होता है वो कितना स्मूथ है उसके ऊपर आपका क्वालिटी ऑफ मोटर डिफाइन करेगा बेसिकली। तो आवर जॉब इज बेसिकली टू जनरेट a rotor which will produce a very pure sine wave of back EMF. That is our task. That is our aim. Okay. So this is a construction of some sample motor where you can see there are number of magnets. These are the magnets. Here is the core material. This magnet fits into this kind of slot. An idea of having this kind of magnet is basically to produce sine wave. To produce a sine wave, or on the outer side of the core, it will produce a trapezoidal waveform. But if you have an interior multiple magnet, you can generate a which is very close to sine wave. Okay. Yeah. So some of the type of the core that normally are used for permanent magnet. So if you look at the type A, normally this kind of magnets are on surface magnet. Type A and B, these are inserted and these are surface mount. So these both type of construction is being used in BLDC motors, not PMSM. Same way, these some different kind of spoke mechanism where you have only this part of this part will be producing magnetic field. So again, this type is kind of BLDC construction. Now, if you look at E and even in D, which are magnets are little deeper, and particularly this profile in E,
which is trying to generate a magnetic field which is of sinusoidal shape. So this kind of the type E is normally used for PMSM motor, permanent magnet in motor, right? And it is not necessary to have this kind of curved magnet, uh, this kind of multiple magnets with some angle. If you look at this magnet, this is magnet, this magnet, this small magnet, this small magnet, and these are inserted in this kind of slot. So even by doing this kind of mechanism, you can have a sinusoidal profile for your rotor. And when you have a sinusoidal profile, that will give you a sinusoidal back EMF, and ultimately that kind of motor are called permanent magnet synchronous motor. So now, what is the benefit of having I mean, which one is good? The big question is which one is good, PMSM or BLDC? Any maybe this is a question for everybody. Which one is good, PMSM or BLDC? Okay, so I am seeing a lot of people are saying PMSM, right? Okay, good. Yeah. So actually, if ripple is not a problem, then BLDC, right? Good. PMSM. Okay. Great. Yeah. So definitely, both the motors are being used in the market. So we cannot say which one is better, but definitely looking at the application, we can say this motor is PMSM is good for this application, and BLDC is good for another application. So let's go and see what is the benefit of having BLDC and what is the benefit of having PMSM, and based on that we can decide either we can go for BLDC or we can go for PMSM for our solar application, right? It is highly dependent on the type of application and the cost factor, and there are so many things where consider why. But right now we are focusing more onto solar pump application. So let's discuss in that aspect only. So, okay, I'm some noise again. So I'll just mute the. Okay, so BLDC benefit of BLDC. Number one, the construction, overall construction of the motor is relatively simple, right? The manufacturing process is relatively easy because you have to like just put the magnet on the surface. You don't have to insert it. The design of your stamping will be relatively easy. Secondly, the driving mechanism, the electronic that you use to drive the BLDC, technically it is relatively simple, but because of technology advancement, nowadays there is not much difference between driving mechanism for BLDC and driving mechanism for PMSM. So both can be competitive price wise and the technology wise, but traditionally you can say the driving mechanism or driving electronics for BLDC motor is easy. Now, what is the disadvantage of having BLDC? So number one, as somebody said, I think Mr. Jain said there will be some ripple in the torque. So right, you have a ripple in your torque. If you have a very low RPM motor, and if you are going for BLDC, there will be ripple, which will be, you can feel that ripple, and that ripple may be, it may be point of issue for reliability. Maybe it might damage your bearings or bushing or something like that, right? But that is true only for very low RPM application. So if you consider very high speed application like 3000 and beyond, so even BLDC you will hardly see any ripple in your torque, right?
I have a question from why ripple will damage bearing is electromagnetic, not mechanical. Yeah, because ripple is basically what ultimately it's a non-balanced force being generated in your rotor, right? So when there is a non-balancing of the rotor because of anything mechanical or electrical, even if electrically imbalanced motor or rotor is there, it will spoil your bearing, right? Similarly, this ripple is basically what it is, a one kind of jerk in your torque, right? So it may damage your bearing in long run. Secondly, okay, yeah. So now what is the benefit of PMSM? Oh, okay, sorry, there is one more disadvantage of BLDC, and that is in terms of the emission. Because the driving mechanism is based on back EMF, and back EMF of your BLDC is sinusoidal. What you feed to your stator is also a nature of sorry, not sinusoidal but trapezoidal. For BLDC it will be trapezoidal, and you need to feed a trapezoidal voltage waveform to your BLDC motor, and trapezoidal waveform will have a lot many harmonics. So the amount of harmonics which is being generated by BLDC driving mechanism will be much higher than your PMSM. So that is a major disadvantage, you can say, in terms of emission of or radiation being generated by your electronics and motor itself. Now, advantage of your PMSM. PMSM motor, as rightly said, there will be no there will not be any. ओके, तो हिंदी में एक बार मैं फॉर हिंदी व्यूअर्स एक बार बता देता हूँ कि बेनिफिट क्या है बीएलडीसी मोटर के, सॉरी हाँ, बीएलडीसी के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो बीएलडीसी मोटर में जो उसका कंस्ट्रक्शन रहता है रिलेटिवली सिंपल रहता है, सो प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज इजियर, सो प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा मिलती है, प्लस हो सकता है कि उसका जो ओवरऑल कॉस्ट फैक्टर है वो भी कम हो, राइट। सेकंड, दूसरा जो बेनिफिट है उसका वो ड्राइविंग मैकेनिज्म है, जो उसको इलेक्ट्रॉनिक्स लगता है उसको मोटर को ड्राइव करने के लिए, वो रिलेटिवली इजी होता है कंपेयर टू पीएमएसएम। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतना इलेक्ट्रॉनिक्स इतना अच्छा डेवलप हो गया है कि वो जो डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है। अभी डिसएडवांटेज क्या है? तो डिसएडवांटेज में उस जो रोटर रहता है उसके अंदर रिपल रहता है। बेसिकली मोटर जो रोटर का जो टॉर्क जनरेट होता है उसके अंदर रिपल जनरेट होता है, और वो रिपल हो सकता है कि आपका बेरिंग है वो उसको डैमेज करे, या फिर वो सम सॉर्ट ऑफ वाइब्रेशंस आपकी सिस्टम में क्रिएट कर सकता है। सो दिस काइंड ऑफ वाइब्रेशन मे नॉट बी harmful in our application, but in some of the other applications this kind of vibrations will be of no desire basically। तो वो हम लोग नहीं चाहेंगे कि हमारी मोटर के आउटपुट साथ में हमको मिले। ओके, तो अभी तो मिस्टर मोहित नायर का क्वेश्चन है, हाउ डज रिपल अफेक्ट ओवरऑल वाटर पंप इन सोलर एप्लीकेशन। तो मोहित जी, दिस इज हम लोग एक जनरल डिस्कशन चल रहा है अबाउट बीएलडीसी मोटर एंड सोलर पीएमएसएम मोटर। वी आर जस्ट कंपेयरिंग दीज टू, वी आर नॉट सेइंग कि इसमें बेनिफिट होता है या ये चीज इसमें अफेक्ट करती है। सो अगेन सेम थिंग आई सेड कि हमारे एप्लीकेशन में ये मैटर इतना ज़्यादा नहीं करता है, क्योंकि सोलर एप्लीकेशन इवन जो नॉइज जनरेशन पार्ट है बिकॉज ऑफ बीएलडीसी वो भी इसमें मैटर नहीं करता है। So let me first finish this comparison, and then maybe we can have a small session of question and answer. So again, दूसरा पार्ट जो है PMSM, तो what is the advantage of PMSM? PMSM में जो रिपल फैक्टर रहता है वो नहीं रहता है, रिलेटिवली बहुत कम रहता है। सेकेंडली उसका जो ड्राइविंग मैकेनिज्म रहता है वो प्योर साइन, बिकॉज उसका जो बैक ईएमएफ है PMSM का वो साइनसॉइडल है। बिकॉज ऑफ साइनसॉइडल बैक ईएमएफ आपका जो ड्राइविंग मैकेनिज्म है वो भी साइनसॉइडल रहता है, और बिकॉज ऑफ साइनसॉइडल ड्राइविंग मैकेनिज्म तो हार्मोनिक्स जनरेटेड, तो नॉइज जनरेटेड वो उसमें बहुत सारा कम रहता है कंपेयर टू BLDC, राइट।
बट उसका मेजर डिसएडवांटेज वो है कि वो रिलेटिवली थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आपको डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग करना है, आपको मैग्नेट जो है उसको 2-3 अलग अलग मैग्नेट बिठाने हैं, उसको इंटीरियर मैग्नेट करना है, मतलब जैसे कि आपका रोटर है उसके सरफेस में नहीं लगेगा, उसके थोड़ा इंटरनल लगेगा, तो उसका जो स्टैंपिंग का जो डिजाइन है वो लिटिल बिट डिफरेंट है, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिफरेंट है। तो ये 2-3 एडवांटेज डिसएडवांटेज है। बीइंग अ मैन्युफैक्चरर यू शुड बेसिकली एबल टू डिसाइड कि भाई इसमें हमारा जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से हम लोग कौन सा इजीली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग या कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग, या फिर सरफेस माउंट वाला जो मैकेनिज्म है वो हमारा इजीली हो पाएगा, या फिर इंटीरियर कुछ लोग हैं वो कर सकते हैं कि भी चलो हमारा इंटीरियर मैग्नेट का मैकेनिज्म है वो भी हम लोग इफेक्टिवली या इजीली कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिसाइड कि कौन सा आपको करना है, राइट। ओके, so so these are the basic differences between PMSM and BLDC. So based on now you should be able to identify based on the बैक ईएमएफ का वोल्टेज चेक करके कि आपका ये मोटर BLDC है या PMSM है। आप अगर ओपन करोगे तो रोटर का कंस्ट्रक्शन देखोगे, उसके ऊपर से मालूम पड़ेगा। अगर इंटीरियर मैग्नेट है तो आपका PMSM है, सरफेस वाला मैग्नेट है तो आपका BLDC है। तीसरा जो है वाइंडिंग देखोगे आप, तो वाइंडिंग में मोस्टली PMSM है तो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग रहेगा, और BLDC है तो कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग रहेगा। So these are the three major parameters that you can look at it, and based on that you can say it is a BLDC motor or permanent PMSM motor. Technically both the motors are same, right? So okay, so let's conclude on this, and हम लोग जो next लेंगे उसमें there will be highly technical, and probably what we will do for the next session, क्योंकि उसमें बहुत सारे मैथमेटिक्स रहेगा, बहुत सारा कैलकुलेशंस रहेगा, क्योंकि उसमें आपको वाइंडिंग का डेटा है, फिर बहुत सारे कैलकुलेशंस उसमें अप्लाई भी करने पड़ेंगे। तो दूसरे जो सेशन है उसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग आपको एक छोटा सा PDF फाइल है वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपफ्रंट, सो दैट आप उसमें जाके पूरा देख सके, उसमें बहुत सारे इक्वेशन है उसको खाली देख ले, कौन सा जो उसके जो नाम दिए हुए हैं वो आप इजीली रिमेम्बर कर पाए, सो दैट जो सेशन चालू होगा दूसरा वाला ऑन जूम ही करना पड़ेगा, तो जूम के ऊपर हम लोग करेंगे तो बिफोर इफ यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन तो हम लोगों को अंडरस्टैंड करने में बहुत इजी रहेगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग upfront we will distribute a PDF file with lots of calculation, and those calculation you can directly use it for designing your motor, and उसमें हो सकता है हम लोग कुछ आपको मेथड्स भी बताए कि कौन से मेथड्स है, कौन से टूल्स है that you can use to your designing your BLDC or PMSM motor, right? So okay, so let's conclude this thing, the difference between BLDC and PMSM. So BLDC is concentrated winding, trapezoidal back EMF, surface magnet and salient pole. PMSM, distributed winding, sinusoidal back EMF, interior magnet and non-salient poles. So with this, I conclude this session. It's a huge, vast topic, and we can keep having this session again and again until we become extraordinary in designing not only solar pump motors but motors which can be used for other applications. So next session we will plan very soon with all the details up front, and we will share you other applications as well. So let's have some small session of question answer. You can put down your question in you can put down your question in chat box, or you can unmute and ask the question if you have any.
અને जिग्नेश भाई अनम्यूट। हाँ हाँ यस परेश भाई एक मैंने वो पीएमएस मोटर आपने जो एक डिफरेंस बताया कि बीएलडीसी एंड पीएमएस मोटर में कि जो मैग्नेट लगते हैं वो आउटसाइड सरफेस होता है वो बीएलडीसी बताया आपने और इनसाइड सरफेस लगता है या वो आपने पीएमएस में बताया लेकिन एक एलिवेटर के अंदर एप्लीकेशन के अंदर पीएमएस मोटर आता है और 60 पोल मोटर आता है राइट और उसके अंदर दो टाइप का रोटर आता है दो टाइप के रोटर के अंदर इधर इनसाइड लग सकते हैं और आउटर साइड पे लगते हैं राइट तो वो पीएमएस मोटर बोला जाता है इनको तो ये थोड़ा डिफरेंस so this Jignesh bhai, this is a highly high topic which can I mean this BLDC versus PMSM is a topic uske andar you can debate as many hours or days you can debate because both the motor are PMSM. BLDC is ultimately permanent magnet synchronous motor. It is no different. The way we call it, it's only different. Right? Ultimately, it's a broad category. PMSM is a broad category, and both the type of motor. But just for our knowledge, as a manufacturer, what world is saying or what is the normal trend in the industry? People call BLDC and PMSM. How they differentiate? This is what we have put up. Otherwise, technically, both the motors are PMSM, permanent magnet synchronous motor. They are not different. And let me tell you one more thing. Having magnet on surface does not mean it is 100 always does not mean that they are BLDC. It can be PMSM. It can be PM. But this topic is prepared and kept in mind that we are all manufacturers who are into pump industry and we are focusing more onto solar application. So this thing is prepared in that aspect. Yes, BLDC and BLSE, they are all under PMSM category. So if you look at the slide, I already have those. Okay, so if you look at this slide, permanent magnet type, right? So I have said BLDC and PMSM. So I have not differentiated between two. Right, BLDC and PS both motor are similar. They belong to permanent magnet synchronous motor, brushless type, and the stepper motor. Again, the stepper motor is also very similar to BLDC and PMSM. There is hardly some differences. So the construction, mostly the construction part defines what are the. Yes, so one suggestion I have got from Vivek, PMSM is superior version of BLDC. Yes, definitely it's a superior version of BLDC. Stepper motor need not to have a PM. Yes, stepper motor needs to have a permanent magnet. They are always with stepper motor will be always with permanent magnet. Hello. Yeah. Yes, sir. Hello. Can you hear? Yes, Mohit sir. Sir, I just had one doubt. So when we go for this BLDC or PMSM for submersible motors, right. So we can either go with wet type motors or dry type motors. Okay. So if we go for wet type, is it economical or is it possible to make a BLDC motor by making a concentrated winding using PP wire? Okay. Yeah. So your question is basically you can go for a BLDC motor with a concentrated winding. Yeah. Right? Is that the question? Wet type. Wet type. Yeah. So you mean to say water cooled or something like that? Water cooled. We have to fill the water in that. Okay. Definitely. So basically, we have to use a polypropylene winding. Exactly. Yes. Yes, definitely you can do that. Yeah, because normally if you have a surface magnet, so there has to be some mechanism to keep that magnet on the surface. So there has to be some sort of some glue that you need to use, and that magnet you need to cover up with some sort of mechanism. That yes, definitely you can do that. See, as a manufacturer, that's our job. That's our job actually, to dig in, and because see this BLDC and PMSM, it's a relatively new concept in pumping industry, particularly high wattage
motors basically. Traditionally, if you look at the PMSM application of PMSM and BLDC and stepper motor, they are all relatively for low, low power application. BLDC, if you go and see, you will find a lot of application in AC, then vacuum cleaner and washing machine. Right. But if you go for a high power application like 5 kilowatt, 10 kilowatt, so this is a relatively new concept. So this even the design is not matured, the concept is not matured. So people like you and me who are doing experiment and trying to come up with the best out of it. Hello. Yes, sir. Sir, I have a question. Yes, Ramesh bhai. Is it good to develop a oil filled BLDC or water filled BLDC? Are there any differences between them? Okay, sorry. So Ramesh bhai, I would not be able to answer that question because I am not actually a manufacturer, right? So I am sorry, I don't have any idea. So Are there any benefits or differences between them? uh, I really don't know actually what is the advantage of oil filled. So if you go for a normal induction motor, what is the advantage of oil filled and what is the advantage of water filled? So I think that remains same, or maybe some of our viewer can answer it. I am not the right person to answer that actually. So if you go for But I definitely I'll dig it more into it and see and try to answer you that in maybe next session or by yeah. Hello. Yes, sir. Okay, thank you, sir. Sorry, sir. I have a question. Yes, sir. For regarding, I hope it will be in next session. But what will be the current density for this motor suitable? Can you repeat your question because your voice was chopped off between actually. So The current density. Current density. How much current density is feasible or it is good for this BLDC motor or PMSM motor? Okay. Because whether it will be a water filled or whether it will be a oil filled or induction type, means open winding type, it depends on the current density which is feasible. Right. Because as higher the current density, we are not able to go for that water filled. In water filled, we need very low current density motors. Okay. Yes. So, sir, actually, I don't have much idea about current the water filled and oil filled criteria because I'll definitely go and dig actually what is the effect of water filled and what is the effect of oil filled. But as far as current density is concerned, actually, I have a motor which is of 1 kilowatt, and if you look at the size of that motor, actually, it's just a small one, 1 inch diameter and maybe 1.5 inch of length, and that motor is delivering 1.3 kilowatt, right? Very like you can say like maybe just 10 or 12 turns per phase, and it is taking 120 amps. The motor speed is 27,000 RPM. So I'll next time I will try to I have few motors basically, different motors at 3,000 RPM, 23,000 RPM, 75,000 RPM. I'll try to put the pictures of that motor, the detailed one with focus winding and all those kind of things. But yeah, so current density basically, I mean, it depends on you how better you can make use of that magnet, and having higher current density, you also need to have a good amount of ventilation or that thermal equilibrium, and same thing for the rotor. Actually, your magnet should be strong enough to produce the opposite torque. Okay, thanks. Hello. Yes, sir. Sir, can you suggest us what kind of magnets shall we use in BLDC motors or PSSM, MSM motors? Okay. So normally the magnets are called rare earth magnets, neodymium.
So there's a neodymium type of magnets which are very powerful. So normally they are used for this kind of application. Yeah, because it will have a very high magnetic field, high magnetic field density. Cool. So yeah, so you have like small size and very strong magnet. And the other magnet is ferrite magnet, which is economical, but it will not have very huge amount of. But then, what is the scenario of availability of this rare earth magnet in India? It's not good, but mostly the magnets are being manufactured in China. So that is another area where we can look, because in near future it is going to be huge manufacturing of PMSM motor in India. And if you look at our bottleneck is basically lot of components are being imported from China, right? In particularly electronics and machinery and all those things. Only pump industry you can say, which is like pump industry and the plastic industry, right? And some sort of the ceramic industry, which is not highly dependent on Chinese product. So if you want to manufacture n number of pumps, we can manufacture it here in India without help of China, because we don't use their raw material, we don't use their technology, we don't use their machinery for that application. So we are not dependent on that. But when we go for like manufacturing PMSM or BLDC motor, I see that dependency, that magnet, right? So that is another area we can focus, and we can like that can be another business that can be developed. Maybe some of us, or maybe one of us, or it can be done by group of people. Yeah, because without that, making or preparing this kind of motor would be difficult. Exactly, you are absolutely right. But that is why I'm saying, no. See, I mean, you can make a group of people, like you can come up with like 5 or 10 or 15 manufacturers, and you can plan of manufacturing that magnet. Right? Someone suggested like SRM can be used as a alternate for this magnet, rare earth magnet. But SRM is, if you want, I can take another session on SRM also, but let it be after like completing this BLDC part, because SRM has its own problems basically. The size of motor is not that, compact. The best part of this PLDC and PMSM is the size. Power to weight ratio is quite high. Right. But if you go for induction motor, it is medium, and if you go for SRM, it will be high. So power is compared to the same size of motor, BLDC will give you more power, and SRM will give you not that much power basically. But you can definitely, you can definitely, go for SRM. And I remember one manufacturer, they European, I forgot the name of the company. Maybe Vipul can remind me the name of company. European company, very well reputed, and they have this kind of design wherein they have the electronics and the motor, which is enclosed in a single unit. I hope you are talking about Grundfos motor. Grundfos, yes, exactly. So Grundfos motor, if you look at, they have that motor actually, which is running on SRM, which I think it's a SRM motor actually. SRM magnets. No, it's not magnet. Okay. You don't have magnets in SRM. If you look at the construction of SRM, it's a simple core of silicon. Right. No magnet, no winding, nothing. Okay. Yeah. But the problem is with SRM is the driving of the SRM is a bit difficult, and you need a sensing the position where the position of rotor is. Even BLDC, when you want your electronics needs to decide the actual physical position of motor, but it is being done electronically and automatically, right? So you will not know that it is actually position of the rotor is known to your electronics, because there are some algorithm mechanism which is predicting your speed, and based on your speed and your position, the next coil is getting excited or it is getting energized.
So in SRM, the big problem is basically to find out the position, right? And in our application, your motor is sitting inside the earth. Basically, it is 100 feet, 200 feet down the earth. So to detect the position, we don't have, as of now, there is no highly reliable or efficient mechanism to, so for that, your electronic has to be very close to actual rotor. So if you enclose your electronics inside your motor, then it is easy. Otherwise, you need to carry 3 or 4 additional cable which will be sensing the position of your rotor. So that is not a very reliable method of doing it. Thank you, sir. Yes, anyone else? And definitely we will be sharing this PPT and mostly after doing some updations, because I actually this is the old PPT that I'm using it from previous my session, and I would like to upgrade it. And once we upgrade it within few days, we will definitely share it with you all with all the details, and maybe I got some feedbacks and the questions from all of the attendees, and I'll be definitely adding adding all the inputs and feedbacks in that PPT actually. So it will be more helpful to you. यस अब्दुल जी, मैं पहले ही भेज दूंगा आपको पीपीटी नहीं, लेकिन उसके जो आपका प्री प्रिपरेशन करना है, आपको जो पहले पढ़ के आना है सेशन के पहले, सो दैट अपना जो सेशन है वो इजीली अपन समझ सके, उसके जो भी रिलेटेड रहेगा वो आपको शेयर करेंगे, और उसके बाद पीपीटी भी करेंगे. ओके, थैंक यू. ओके, बाय. ओके, ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डेफिनेटली प्लीज you can share your question to Vipul bhai or Harsh bhai, and if you have my details, you can definitely share it to me also, and we will try to answer those questions. And remember, मैं भी mistake कर सकता हूँ, so if I have made any mistake, I am sorry, and even I am learning with you guys because this topic is relatively new, so just bear with me, and thank you for attending, and ऐसे ही करते रहिए, be positive, and let's rock it. पंप इंडस्ट्री इंडिया में नहीं, अपने वर्ल्ड में नंबर 1 पे होनी चाहिए नेक्स्ट 5 ईयर में. श्योर, इंशाल्लाह. थैंक यू. ओके, थैंक यू गाइस. Thank you very much, sir. We are waiting for the next session. Thank you. I'm Rajiv Gujar. Thank you. Next session when? Yeah, you are Rajiv ji. You are from Ahmednagar, that is Maharashtra. Okay. Yeah, so we'll definitely have it as soon as possible. Let me prepare some more, क्योंकि ये भी मेरा फर्स्ट टाइम था. 1-to-1 एक्सप्लेन करना डिफरेंट रहता है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफरेंट रहता है, एंड आई एम श्योर मैं एक्चुअली आई मिस सो मेनी थिंग्स कंपेयर टू जो मैंने राजकोट में यहाँ पे जो किया था 1-to-1 जिसके साथ. तो नेक्स्ट मीटिंग में वो डेफिनेटली हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे, एंड आई विल कीप रेडी दोज थिंग्स जो मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा सकूँ या इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स मैं आपको दिखा सकूँ, जिसकी वजह से आपको very kind of you, sir, and sure. Whatever you have done is also a great job, and I like your vision more than anything, that is to take India to the global level. Yes, that's our dream, sir. That's our dream, that our customer raise day by day, and you are all our customer, and we wish that you do extraordinary now and forever. Yeah, and I'm sure everybody dreams the same thing. Yes, and we have a potential, sir. We have a potential. The thing is, we need to think in a right direction, in a right method, with right strategy, and we will be able to achieve definitely. And coming together will be the beginning. Exactly. So we have to function in a Chinese way. You know how Chinese people work, how Chinese factory work. So just do the analysis. Maybe we can discuss this thing in a next slide.
So just focus on that, and if you go by that approach, definitely we can do much better. And there is a lot of opportunity in upcoming 5 years, because the world is fed up with China. That will be a great idea. Yes. Let us, please share us our next meeting details. Sure, sir. We'll be happy to join it. Sure. Thank you, sir. Yes. Good day, sir. Hello. પરેશભાઈ, Yes, sir. મહેશભાઈ સ્વામી બોલું. હેલો. હા, બોલો સર. સાહેબ એક રિક્વેસ્ટ હતી કે થોડુંક હિન્દીમાં વધારે આપો ને તો વધારે સારું. ઇંગ્લિશ બરાબર છે પણ હિન્દીમાં આનું બેનિફિટ વધારે મળશે. હા મહેશભાઈ, સોરી, મને હર્ષભાઈ 2-3 વાર મેસેજ આપ્યો એટલે વચમાં હું પાછો હિન્દીમાં આવી જતો હતો. પણ આપણે મે બી નેક્સ્ટ ટાઈમ એકચ્યુઅલી શું હતું આમાં આપણે ખ્યાલ નતો કે કેટલા પાર્ટિસિપન્ટ આવશે. હા 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 બરાબર. તો એવું હશે ને તો આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ છે ને ખાલી અમદાવાદ પૂરતું અલગ રાખશું તો આપણે ગુજરાતીમાં ચાલશે. જે આપણે કાકે જે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરે છે બધા આપણા લોકલ માણસ જ છે. વધારે ગુજરાતી કે હિન્દી વધારે સમજી શકશે અને એનું બેનિફિટ તમને વધારે મળશે. ના ના, ડેફિનેટલી સાહેબ, ડેફિનેટલી. એમાં શું છે પેલા કોઈમ્બતુર એટલે થોડું એ લોકોને હિન્દીમાં પ્રોબ્લેમ, એટલે હિન્દી પણ ન ચાલે ને એટલે કમ્પલસરી થોડું ઇંગ્લિશમાં આપણે રાખવું પડ્યું. અને હિન્દી રાખો તો ઇંગ્લિશ વાળા બી હિન્દી સમજી શકશે અને ગુજરાતી વાળા હિન્દી સમજી શકશે. અલગ જ કરશું એટલે પછી આપણું ભલે ગુજરાતીમાં જ ચાલે 100%. એમ હા તો વાંધો નથી, બરાબર ને? હા, કારણ કે આપને સૌથી વધુ મજા આમાં જ આવે ગુજરાતી. વધારે બેનિફિટ તમારું સેશન સારું છે, બેનિફિટ વધારે મળશે. ના ના, બરાબર છે. એટલે આપણે બધાનું બેનિફિટ થાવું, બધાનું નોલેજ. અત્યારે શું થાય એક લેક્ચર જેવું થઈ ગયું, લોકો સાંભળ્યું ને ભૂલી ગયા. બરાબર, બેનિફિટ નો લેવાનો છે આનો. રાઈટ. સાચી વાત હોય એકદમ સ્વામી સાહેબ, મહેશભાઈ એકદમ સાચી લેક્ચર જેવું થઈ ગયું. હા, કઈ વાંધો નહીં, આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ ધ્યાન રાખશું. વિપુલભાઈ અને હર્ષભાઈ, જસ્ટ ફીડબેક તમને મળે છે તો જોજો જરાક કે નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે ખાસ કરીને ગુજરાતીમાં જ રાખીએ એટલે બધા વ્યવસ્થિત તેનો લાભ લઈ શકે. અલગથી રાખશું, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ઓકે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો પરેશ પૂરું થઈ ગયું છે તો હું કહી દઉં ખાલી. હા, મારી સાઈડ નું પતી ગયું છે. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल द पार्टिसिपेंट क्योंकि हमारा जो इनविटेशन दिया हमने उसके ऊपर आप सब लोग आए तो बहुत बहुत आप शुक्रिया. आप बेसिकली ये जो दिस इज वन पार्ट ऑफ आवर नॉलेज शेयरिंग सेशन. हम व्हाट्सएप पे भी मैसेज डालते हैं, फेसबुक और जो भी यूट्यूब पे भी हमने वीडियो बनाना चालू किया. तो एक्चुअली हम ये चाहते हैं कि हम इतने साल से जो इंडस्ट्रीज में हम काम कर रहे हैं तो उसका फायदा हमारा जो नॉलेज है वो शेयर कर सके पूरी इंडस्ट्री को, मतलब पूरी इंडस्ट्रीज को ऊपर उठाने की हम कोशिश कर रहे हैं. तो इसमें इसके हमें सुनने के लिए बहुत ही धन्यवाद. और बाकी हर्ष भाई आप बता दीजिए सर. हर्ष भाई आर यू देयर? तो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ क्लियरली. मेरी आवाज आ रही है? बोल दो, मतलब जो भी है कस्टमर. हेलो. हाँ बोलो. आ रही है हर्ष भाई, आवाज आ रही है? आ रही हर्ष भाई. स्वामी साहब आप नाम के स्वामी नहीं, अभी तो बिल्कुल स्वामी दिख रहे हैं. सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा आपको.
और दूसरी बात, इतना टाइम आपने हमारे साथ बिताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमने कोशिश की है, इसके बावजूद भी अगर आप लोगों का कुछ सजेशन हो तो कृपया हमें जरूर पोस्ट करें, ताकि हम और अपने आप को सुधार पाएं आपको अच्छा बनाने के लिए। सो भाई, काफी टाइम के बाद आपको भी देख रहा हूँ, स्मिथ भाई। और फिर हमारे दूसरे भाई साहब कौन है वो दिखाई नहीं दे रहे। एक्चुअली आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लेते तो बहुत अच्छा रहता हमारे लिए, क्योंकि कई बार क्या हो रहा है, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, कुछ नए मोबाइल नंबर हैं, कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि आप कौन है। सो आपके दर्शन करने के लिए हम बेताब हैं। अगर आप कृपया करके हमारे सामने प्रकट हो पाए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका होगा। मेरे ख्याल से नाम से एक धीरू भाई का नाम आ रहा है। धीरू भाई, मुझे लगता है आपने काफी लेट ज्वाइन किया हमें। आप कुछ बताना चाहेंगे धीरू भाई? लगता है धीरू भाई की आवाज नहीं आ रही। और सुनील भाई, कैसे हैं आप? दूसरे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ टाइम बिताने के लिए। और अगर कुछ हमारी साइड से कुछ मिसिंग हो, कुछ मिस्टेक हो तो उसके लिए सॉरी। और आपका सजेशन बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होगा हमारे लिए। सो प्लीज़ अपना सजेशन हमें बाय व्हाट्सएप, बाय ईमेल जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। हाँ, खास करके हम लोग इसमें क्या इम्प्रूव कर पाए और आपको कौन से तरीके से बताए जो कि ज़्यादा यूजफुल रहेगा। जैसे अभी महेश भाई ने बताया कि गुजराती में करो तो काफ़ी कनेक्शन होगा, अदरवाइज हमारे लिए पूरा एक लेक्चर हो गया, राइट। तो ऐसा नहीं हो नेक्स्ट टाइम, तो उसके लिए डेफिनेटली महेश भाई का हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहेगी। आप विपुल भाई को या हर्ष भाई को मेल करके या व्हाट्सएप में आप सजेशन भेजो। और अच्छी बातें हमने को नहीं सुननी है, डेफिनेटली अच्छी भी सुननी है, बट बेटर है कि हम लोग इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं, इसमें क्या क्या खामी है वो आप बताओ, तो हम लोग को इम्प्रूवमेंट का एक स्कोप मिलेगा। Okay, Paresh bhai. Okay, thank you again, everybody. Thank you, and have a good day. Okay, thank you very much, sir. Everybody, thank you very much. Thank you, sir.